शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सुबह सुबह इतवार के दिन आप आए यहाँ पे और मुश्किल होता है सबके लिए सुबह आना, इसलिए थोड़ा देर भी हुआ शुरुआत करने में। मनोज आएंगे, जुड़ेंगे इससे। इस सेशन का नाम जो है वो शायरी और फिल्मी शायरी, ये इसके इर्द गिर्द हम बात करेंगे कि फ़िल्मों में जो शायरी है उसका वो कितनी हावी रही है हिंदुस्तानी फ़िल्मों में, हिंदी फ़िल्मों में ख़ास तौर पे, और इसका खूब इस्तेमाल हुआ है शायरी का फ़िल्मों में। क्योंकि 1941 से ही गालिब जो हैं वो फ़िल्मों में दाखिल हो गए थे। उनका वो शेर आँख को चाहिए एक उम्र असर होने तक, ये फ़िल्म में इस्तेमाल हुआ, गीत में इस्तेमाल हुआ। लेकिन उसके गालिब तो खैर गालिब हैं, लेकिन उसके बाद जो तमाम लोग आए और जो बहुत अच्छे शायर थे, वो दरअसल शायर थे, फिर वो गीतकार भी रहे, और उनके जो शेर थे, उनके जो गीत वो इस्तेमाल हुए फ़िल्मों में, ख़ास फ़िल्मों के लिए भी लिखा उन्होंने। पर इसमें साहिर का नाम है, इसमें शैलेंद्र का नाम है, इसमें निदा फ़ाज़ली हैं, जानिसार अख्तर हैं, जावेद अख्तर हैं, मजरूह सुल्तानपुरी हैं, कैफ़ी आज़मी हैं। मतलब एक लंबी लिस्ट है। और जिन लोगों ने शायरी को फिर से फ़िल्मों में एक तरह से लाया या ज़िंदा रखा, शायरी तो थी पर इन्होंने बहुत आम फहम लफ्ज़ों में भी शायरी की। ऐसा नहीं कि इनकी शायरी किसी को समझ नहीं आ रही थी। और ये जो काम आज के दौर में जो लोग कर रहे हैं उसमें मेरे ख़्याल से, मेरी ज़ाती राय है ये, कि इरशाद कामिल का नाम सबसे ऊपर है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ जो कहीं खो गए थे उसको दोबारा इस्तेमाल में लाया है, फ़िल्मी गीतों में लाया है। मनोज मुंतशिर हमारे बीच अभी आएंगे। मनोज मुंतशिर और इरशाद कामिल दो ऐसे लोग हैं जो कि इन चीज़ों को वापस लेकर आ रहे हैं। इरशाद, मैं इस बात की शुरुआत यहाँ से करना चाहती हूँ कि कितनी फ़िल्मों में आप एक शायर हैं, आपने गीत भी लिखे इतने सारे, तो ये जो शायर और गीतकार का जो बैलेंस है वो आप कैसे बनाते हैं? क्या शायर हावी हो जाता है कभी, या कभी ये रहता है कि नहीं भाई गीत इस किस्म का लिखना है इस फिल्म के लिए, तो वो एक बंदिश है? मुझे दोस्तों बहुत शुक्रिया। सुबह बड़ा मुश्किल होता है इतवार को इतनी जल्दी आना, और वो भी इस तरह की मेरे जैसे बोरिंग इंसान की बातें सुनना। मतलब बहुत ही आप लोगों का जज्बा है, मैं उस जज्बे की कदर करता हूँ। अगर मैं आपको मायूस कर दूँ अपनी बातों से तो मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे। तो खैर मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि शायरी और गीतकारी में ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है, हमने उसको अलग अलग कर दिया है। पहले इस तरह का कोई भी बीच में एक तफरकात, कोई एक डिफ्रेंशिएशन उस तरह की थी नहीं। जो लोग शायर थे वही गीतकार थे, सब के सब। साहिर साहब अदब में बहुत कमाल आदमी थे, मजरूह साहब अदब में बहुत कमाल आदमी थे, गीतकार भी थे बहुत कमाल के। कमर जलालाबादी साहब थे, इवन राजा मेहंदी अली ख़ान साहब थे, एच.एस. बिहारी साहब थे, राजेंद्र किशन साहब थे, शैलेंद्र साहब थे। वो खुद कवि थे, शायर थे, साथ में गीतकार भी थे। अब पहली शर्त गीतकारी की उस वक्त ये थी कि इंसान शायर हो। अभी ये पहली शर्त नहीं रही, यहीं थोड़ी सी दिक्कत हो गई, या कह लीजिए यहीं हम थोड़ा सा कुछ लैग कर गए। अब जो लिखता है वो तो लिखता है ना, वो जो शायर है, जो कवि है, वो तो किसी भी अंदाज में, किसी भी लिहाज में, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी सिचुएशन पर, किसी भी ऐसी घटना पर, परिस्थिति पर जो उसको मुतासिर करती है, जो असर करती है, उस पर लिख लेता है। अब जहाँ तक ये दोनों कहाँ एक दूसरे के साथ लॉगर्स हेड में होते हैं, गीतकार या शायर, या कहाँ नहीं होते हैं, मेरे ख्याल से ये कहीं नहीं होते हैं। ये एक दूसरे के सामने, शायर गीतकार को कभी तंग नहीं करता, वो उसकी मदद करता है, उसकी सहायता ही करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने कभी ऐसे किसी ख्याल में, किसी मूड में लिखी होती हैं, फिर वो बाद में गीत बन जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ इसका। बहुत तकरीबन 12-13 साल पहले मेरी एक पिक्चर आई थी, सोचा ना था। इम्तियाज़ की पहली पिक्चर थी। कभी ऐसे ही बैठे बैठे, जब मैं गया नहीं था बॉम्बे, तो मैंने लिखा था, बहुत ही बेवजह सी एक चीज़ थी कि कुछ ना हुए तो ना सही, कुछ ना बने तो ना सही, कुछ ना मिले तो ना सही, कुछ ना रहे तो ना सही। ये उस लड़कपन का
एक कह लीजिए जज्बा था कि मैं तो करूँगा यार, चाहे मर जाऊँ चाहे मिट जाऊँ, उस एटीट्यूड में था। कुछ ना हुए तो ना सही, कुछ ना बने तो ना सही, कुछ ना मिले तो ना सही, कुछ ना रहे तो ना सही, मेरी सोच ने तेरे हुस्न के 16 सिंगार कर दिए, अब मुझसे रूठ के सनम तू ना सजे तो ना सही, चल फूल तुझको कह दिया, चल फूल तुझको कह दिया, फूल तुझको कह दिया, अब चांद भी कह देते हैं, अब भी तेरी रूठी नज़र गर ना हंसे तो ना सही, मैं वो हूँ जिसके खून में खुददारी और ज़िद भी बहे, मैं वो हूँ जिसके खून में खुददारी और ज़िद भी बहे, मेरे साथ चल मेरी शर्त पर, चल ना सके तो ना सही। मनोज साहब आगे हैं, इस बेउम्मीदे दौर की मैं आखिरी उम्मीद हूं, ये सतर एक सच्चाई है, कोई ना पढ़े तो ना सही। और इसका आखिरी था मख्ता कि एक पेड़ हमने प्यार का कामिल लगाना है ज़रूर, एक पेड़ हमने प्यार का कामिल लगाना है ज़रूर, फला गए तो ठीक है, वो ना फले तो ना सही। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहुत शुक्रिया। तो ये आखिरी जो मख्ता था इसका हमने गाना बना दिया। अगर आपको सोचा ना था मैं, याद हो एक पेड़ हमने प्यार का मिलके लगाया था कभी, वो भाई साहब बैठे हैं उनको पूरा याद है। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि आपने किसी मूड में, किसी माहौल में कोई बात लिखी हुई है, वो बात आप तक, आप के कहीं काम में आ जाती है। और ये बात ऐसी, ये भी हमने जो गाना था, यकीन मानिए ये उस तरह से कि अच्छा मैंने ऐसा लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं थी। हम सिचुएशन पे डिस्कस कर रहे थे, उस पिक्चर की सिचुएशन पे डिस्कस कर रहे थे, और कुछ इम्तियाज़ बोल रहे थे, कुछ मैं बोल रहा था, कुछ जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो समझा रहे थे मुझे, कुछ मैं उनको समझा रहा था, पता नहीं कौन किसको क्या समझा रहा था, लेकिन समझ में किसी के कुछ नहीं आ रहा था। और 2-3 चाय के कप पीने के बाद जब एसिडिटी बढ़ गई तो हम चुप कर गए। जी, बहुत एक हसीन इत्तेफाक था कि ये इस्तेमाल हुआ। मैं ज़रा देर के लिए आपको रोक रही हूँ सिर्फ क्योंकि मनोज आ गए हैं, मनोज मुंतशिर, मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। आप सब जानते हैं, वाकिफ़ है मनोज मुंतशिर से, कलम के बाहुबली, इनके लिए ये बहुत एप्ट आजकल। आइए, कैसे मिजाज हैं आपके? आइए, बिल्कुल खैरियत। मनोज और इरशाद दोनों से बातचीत आगे बढ़ेगी। इरशाद, आप जो बात कह रहे थे वो पूरी कर लीजिए। मैं वो बात कह रहा था कि वो हुआ ये, तो चलो ऐसे ही बातचीत कुछ शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो गई तो इम्तियाज़ ने कहा चलो यार इरशाद तुम कुछ सुना ही दो यार अब। तो मैंने ये उनको सुना दिया कि इस बेउम्मीदे दौर की मैं आखिरी उम्मीद हूँ, ये सतर एक सच्चाई है, कोई ना पढ़े तो ना सही। कहता आगे 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 बोलो। मैंने कहा मैं वो हूँ जिसके खून में खुददारी और ज़िद भी बहे, मेरे साथ चल मेरी शर्त पर, चल ना सके तो ना सही। कहता फिर एक पेड़ हमने प्यार का कामिल। कहता हाँ यार ये गाना यही है, यहाँ से शुरू हो सकता है, एक पेड़ हमने प्यार का कामिल लगाना है शुरू। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, आप यहाँ से कीजिए। पर कहता यार ये कामिल नहीं चाहिए बीच में मुझे। आपने कामिल को हटा दिया? मैंने कामिल को हटा दिया। यकीन कीजिए कामिल एक ऐसी चीज़ है जो आराम से हट भी जाती है, लेकिन ज़रूरत सबको रहती है उसकी। तो मैंने हटा दिया। मैंने कहा ऐसा कर लेते हैं, एक पेड़ हमने प्यार का मिलके लगाया था कभी। कहता हाँ ये ठीक है, एक पेड़ हमने प्यार का मिलके लगाया था। और बिल्कुल इसी तरह से वो सोचा ना था का गाना रिकॉर्ड भी हो गया। जब गाना रिकॉर्ड हुआ, जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रही थी, मैंने कहा आप तुम्हें पता है कामिल ऐसी चीज़ है जो हटके नहीं हटता। कहता कैसे? मैंने कहा एक पेड़ हमने प्यार का मिल के लगाया था कभी। बहुत खूब। और बड़ा हसीन इत्तेफाक था कि आपको मौका मिला कि आपने किसी एक मूड में कुछ लिखा था, कुछ कहा था और वो फिल्म इस्तेमाल हो गया। ऐसा हसीन इत्तेफाक आपके साथ अब तक हुआ है मनोज के? कुछ हम ये बात कर रहे थे कि शायर, आप दोनों दरअसल शायर हैं, कवि हैं और आप गीतकार भी हैं। तो गीतकार और शायर में क्या कभी कोई टकराव भी होता है कि ख़ास फिल्मों के लिए गीत लिखना है तो आप वो नहीं लिख पा रहे जो आप लिखना चाहते होंगे, क्योंकि कुछ तकाजा होता है फिल्म का, कुछ डिमांड्स होती हैं डायरेक्टर की? नगमा, सबसे पहले तो मैं अपनी ये इतनी जो प्यारी ऑडियंस है इससे मैं माफ़ी मांग लूँ, क्योंकि मैं थोड़ी वजह देर हो गई। होना ये चाहिए था कि कद के हिसाब से, रुतबे के हिसाब से ये देर से आते, लेकिन मैं देर से आया।
तो इसके लिए माफ़ी। नगमा, फिल्मों के गाने लिखना मेरे लिए शायरी का एक्सटेंशन है जी। तो मुझे कोई बहुत बड़ा क्लैश दोनों में नज़र नहीं आया। आपने एक सवाल किया कि कभी ऐसा हुआ है कि जो आपने अपने लिए लिखा वो कहीं इस्तेमाल हुआ, तो एक बड़ा हसीन इत्तेफाक ये था कि मुझे मॉर्निंग वॉक्स का शौक़ था, और ये बहुत आप लोग ध्यान से सुने क्योंकि ये आप इस स्टोरी से कनेक्ट करेंगे। सुबह टहलने का शौक़ था, फिटनेस देख के आपको मेरी लग नहीं रहा होगा, पर मैं बहुत सुबह 6 बजे उठ के लंबी लंबी यात्राएं कर लिया करता था मुंबई की सड़कों पे। एक दिन सुबह उठा तो देखता हूँ कि जो एक लेन है जो मेरे घर तक आती है उस पर एक नया पत्थर लगा हुआ है और वहाँ लिखा हुआ है गोविंद जी श्राफ मार्ग। उसका नामकरण हुआ था उसी दिन उस रास्ते का। तो सुबह 6 बजे फ्रेश माइंड मनोज मुंतशिर उठे हैं। तब मैं टेलीविज़न के लिए बहुत काम किया करता था, फिल्मों के लिए लिखता नहीं था ज़्यादा। मैंने वो पत्थर देखा, अब एक OCD की तरह दिमाग में चलना शुरू हुआ। गोविंद जी श्राफ मार्ग, गोविंद जी श्राफ पथ, गोविंद जी श्राफ लेन, गोविंद जी श्राफ गली, गलियाँ, यहीं डूबे दिन मेरे, यहीं होते हैं सवेरे, यहीं मरना और जीना, यहीं मंदिर और मदीना, गलियाँ तेरी गलियाँ। ये वहाँ से एक जम इसका उठा, एक सीड पड़ा जो अगले 1.5 या 2 मिनट के अंदर, वो इरशाद भाई भी इस बात की गवाही देंगे कि कभी कभी अच्छे गाने 2-3 मिनट में ही हो जाते हैं, बहुत वक्त नहीं लगता। वो दुनिया को लगता है कि इसके लिए तो इन्होंने बरसों की तपस्या की होगी, वो ऐसा होता नहीं है। तो 2-2.5 मिनट का लिखा हुआ एक मुखड़ा जो इतना आइकॉनिक गाना बना। वो आपका जहाँ भी कहीं अगर मनोज मुंतशिर की बात होती है, गलियाँ की बात ज़रूर होती है। वो एक गाना था जो एक मोड़ के तौर पे साबित हुआ आपके करियर में, और या पहला गाना जिससे इतना रिकग्निशन मिला, पहचान मिली बहुत आपको। बिल्कुल नगमा, क्योंकि ये अजीब इत्तेफाक है कि इसके पहले तकरीबन मैं 40 गाने लिख चुका था और किसी को पता भी नहीं था कि मनोज मुंतशिर गाने लिखते हैं, लेकिन गलियाँ ने तमाम गलियाँ खोल दी। जी जी। तो ये जो हसीन इत्तेफाक हुआ आपके साथ में, मैं आपके बारे में आपके और इंटरव्यूज़ देख रही थी, तो आपने कहीं एक जगह कहा था कि जो एक सेंट्रल थॉट जिसमें इसमें गलियाँ का था, वो एक सेंट्रल थॉट के पीछे आप काफ़ी रहते हैं। कोई एक चीज़ होनी चाहिए जिसके इर्द गाना बन जाए, वो बड़ा हेल्प करता है आपको। बिल्कुल, जिसे हम हुक कहते हैं। अब वो हुक एक थॉट का भी हो सकता है, एक शब्द का भी हो सकता है, एक पूरा का पूरा। मैं समझता हूँ कि एक ज़माना था जब हम लोग हुक लाइंस के पीछे भागा करते थे, और बहुत लाजवाब हिट गाने हमें मिले भी हैं हुक लाइंस के लिए। लेकिन जब दौर आगे बढ़ता है, जब वक्त आगे बढ़ता है, तो हुक थॉट्स का एक पीरियड आया हुआ है, जो कि मैं थोड़ा बहुत इसके लिए इरशाद भाई को जिम्मेदार मानता हूँ। अगर ये लिखते हैं अगर तुम साथ हो, तो अगर तुम साथ हो में कोई हुक वर्ड है ही नहीं। ये चारों वर्ड बड़े मामूली वर्ड हैं इरशाद भाई, अगर तुम साथ हो, कुछ ऐसी बात है नहीं इसमें। लेकिन जब ये चारों साथ में आते हैं तो बहुत बड़ा एक थॉट बन जाता है, अगर तुम साथ हो। तो अब जो दौर है दोस्तों, वो हुक थॉट्स का है। आप ऐसे थॉट्स लेके आएँ जिनके इर्द गिर्द पूरा का पूरा गाना आप खड़ा कर पाएँ। मुझे याद है नगमा, मेरा पिछला गाना जो बहुत पॉपुलर हुआ, और स्पेशली इस देश की जो फीमेल ऑडियंस है वो उसको एंथम की तरह यूज़ करती हैं, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। सुना है आप लोगों ने? जी बिल्कुल जी। तो अब ये भी देख लें कि बड़े मामूली वर्ड्स हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई हमने कमाल का वर्ड लाके दे दिया है। जैसे, लेकिन ये थॉट कि कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ, ये देश की हर लड़की, दुनिया की हर लड़की अपने चाहने वाले को कहना चाहती है। एक बार उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे बताना चाहती है कि भाई तुम्हारे पास लाइफ में बहुत लोग होंगे, पर कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। आपने थॉट की बात की कि वो बहुत अहम है, और अहम है कि लोगों को लगे कि ये मेरा गाना है। मैं ये कहना चाह रहा था, जिसको शायर ने इतनी खूबसूरती से अपने अल्फाज में ढाला, क्योंकि हम सब लोग के लिए महान शायरी, बड़ी शायरी और बड़े गीत वो होते हैं जिसको हम रूह से महसूस कर पाते हैं, और लगता है कि ये हमारी सिचुएशन है। और आपने इसको इतनी खूबसूरती से कह दिया। आप दोनों लोग इस चीज़ में माहिर हैं कि आपने लफ्ज़ों को, शायद आपने कभी कहा था कहीं कि जो लफ्ज़, हर लफ्ज़ का एक इतिहास होता है ना, तो हर लफ्ज़ अपने साथ एक तारीख़, एक इतिहास लेके आता है। जब तक आप लफ्ज़ों को बहुत गहराई से समझेंगे नहीं, उसको आप उस खूबसूरती से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और आप दोनों लोग इसके माहिर हैं। आपने बहुत सारे लफ्ज़ों को नई तौर पे लाया है, जो लफ्ज़ थे पर गुम हो गए थे। मुझे बार बार आपका वो लफ्ज़ याद आता है कि मटर गश्ती, या फिर तारी, इश्क तारी है, या फिर फ़ारसी को कुन फाया कुन। अब बहुत सारे लोग जो फ़ारसी नहीं जानते हैं, मैं भी कोई ख़ास फ़ारसी नहीं समझती, लेकिन गाना हिट है तो लोग ढूंढते हैं कि मतलब क्या है। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक काम किया है आपने, कि जो शब्द खो जाते हैं, जो लफ्ज़ खो जाते हैं, उसको आपने आम फहम किया फिर से।
लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं, आप लोगों को एजुकेट करने का काम भी कर रहे हैं अपने लिरिक्स के ज़रिए। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? माइक आपके पास है। देखिए, ईमानदारी भी कोई चीज़ है। आज मैं ईमानदार होना चाहता हूँ। हम लोग कोई बहुत ज़्यादा, मैं किसी को कुछ नहीं पढ़ाना चाहता, मैं किसी को कुछ नहीं समझाना चाहता। हम एक म्यूज़िक कंपनी के क्लर्क की तरह काम करते हैं और वो एक गाना 2 गाना हमसे लिखवा लेती है और हम पूरी पिक्चर पे अपना हक जमाने लगते हैं। मेरी पिक्चर आ रही है, मेरी पिक्चर आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे पास जो वोकैबुलरी है वो मेरी अपनी वोकैबुलरी है, वो उधारी की वोकैबुलरी नहीं है। मैं कहीं से शब्द नहीं लेके आता, मैं कहीं से थॉट नहीं लेके आता। जिस थॉट को मैं जीता नहीं हूं उस थॉट को मैं लिखता नहीं। एक सच से भरी हुई लाइन लिखने के लिए आपको 4 दिन भी लग सकते हैं। बात सच्ची हो, बात अच्छी हो, बात दिल में उतरने वाली हो। ये जितने कुन फाया कुन जैसे ये कुछ एक ना वर्ड्स हैं। जैसे मेरा एक गाना था पहले, बहुत पहले आया था, उस्ताद एंड दीवाज एक एल्बम थी, उसमें नी मुझे गाना था, राती राती मैं भीगू रात में तू ऐसी मुलाकात दे जा, ले जा रे मैं की रात में चुरा के सारे रंग ले जा। तो उसमें नी मुझे वर्ड आया था, या ये जो मटर गश्ती वर्ड है। तो आपने ये सारी चीज़ें उस तरह की चीज़ें होती हैं जो आप अपने अंदर से पैदा करती हैं। आप कुछ देर के लिए वो कैरेक्टर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा भैया एक रोमांटिक गाना लिख दो। मैं कभी वैसे गाने लिख नहीं पाता हूँ। मैं गानों की मुरम्मत नहीं कर सकता जी, मैं लिख सकता हूँ। पर ये कितना मुश्किल होता है कि क्योंकि ये तो अक्सर आपके पास, आप दोनों लोग से इस पर मैं जानना चाहूँगी कि ये तो डिमांड आती होगी ना कि धुन बन गई है, ये सिचुएशन है, आप इसके लिए गाना लिख दीजिए, तो आप वो कर पाते हैं? ये आपके लिए मुश्किल होता है? धुन पे गाना लिखना एक और बात है। धुन पे गाना लिखना एक और बात है। सिचुएशन दे दी जाती है। धुन पे सिर्फ मैं ही नहीं, 90% गाने धुन पे ही लिखे जाते हैं। साहिर साहब ने भी धुन पे लिखे हैं, मजरू साहब ने भी धुन पे लिखे हैं। हाँ। अब पहला नशा पहला खुमार धुन पे ही लिखा हुआ गाना है। बहुत सारे लोगों ने धुन पे गाने लिखे हुए हैं। धुन पे गाने लिखे जाते हैं, लेकिन एक रोमांटिक गाना नहीं मैं लिख सकता, एक आइटम सॉन्ग मैं नहीं लिख सकता, एक सूफियाना गाना मैं नहीं लिख सकता। वो कैरेक्टर कौन है जिसके लिए मैं लिख रहा हूं? वो सोचता कैसे है, वो क्या बात करता है, उसकी ज़बान क्या है, वो क्या देखता है, क्या खेलता है, किससे बात करता है, क्यों बात करता है, कितना मोहब्बत में है, कितना मोहब्बत में नहीं है। मोहब्बत के बहुत सारे पर्यायवाची सिनोनिमस बहुत सारे हैं मोहब्बत पे, कि प्यार भी है, मोहब्बत भी है, इश्क भी है, खुलूस भी है। किसको पता है कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ किस जगह इस्तेमाल करना है? और जो हीरो है वो खुलूस के स्टेज में है कि इश्क के स्टेज में है कि मोहब्बत के स्टेज में है, वो तो आपको कैरेक्टर जान के ही पता चलेगा ना। तो पर वो जो एक लग्जरी है वो अब है क्या मनोज? के पहले सेशंस होते थे। मैं माइक आपको दे रही हूँ, माइक एक और अगर इंतज़ाम कर पाएँ तो, क्योंकि एक माइक की कमी है यहाँ पे, कि अब सेशंस होते थे, जो डायरेक्टर है और जो राइटर हैं, जो लिरिसिस्ट हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, तमाम लोग साथ बैठते थे और बातचीत होती, चाहे वो शैलेंद्र और राज कपूर के ज़माने की बात करें। तो ये फुर्सत अब मिलती है आप लोगों को और ऐसे सेशंस होते हैं क्या? मैं ज़िद करता हूँ इसके लिए। शॉर्टकट तो ये है कि अगर आपको फ़ोन पे कहा गया कि एक गाना लिखना है, ये सिचुएशन है, आप लिख दें, आपको भी आपका चेक आपके घर पे आ जाएगा, काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर कहानी इसके आगे की है, अगर आपको वो मोमेंट एंजॉय करना है, आपको जीना है, तो आप ज़िद करते हैं कि भाई सुनो, हमें कहानी सुना दो। मैं एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करता हूँ। एक फ़िल्म थी मेरी, बहुत बड़ी हिट हुई थी, रुस्तम। वो भी शायद आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। तो रुस्तम के सारे गाने मैंने लिखे थे। रुस्तम के सारे गाने हमने लिख दिए इरशाद भाई। एक गाना बच गया जो कि हमारे हिसाब से पहला गाना होना था फिल्म का, प्रमोशनल सॉन्ग, तो वो हम क्रैक नहीं कर पा रहे थे। फिर एक दिन मैंने अचानक रियलाइज़ किया कि मैंने गाने तो सारे लिख दिए हैं, पर मैंने इसकी कहानी बड़ी तफसील से कभी सुनी ही नहीं है रुस्तम की। मैं उतना ही जानता हूँ जितना कि एक आम इंसान को पता था उस फिल्म के बारे में। मैंने डायरेक्टर को फ़ोन किया, नीरज पांडे जी को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे आप कहानी सुना दें। उन्होंने कहानी सुनाई और कहानी सुनाते ही मेरे दिमाग में वो लाइन आई कि करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है, तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। अब आप देखें नगमा, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ कि कैसे एक कहानी रोल प्ले करती है गाने के अंदर।
इस गाने में एक लाइन आती है नीचे जो लोगों को बड़ी पसंद भी आई थी कि तू बहता मुसाफिर, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा, तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा। ये इमेजरी कहाँ से आती है? ये इमेजरी तब आती है जब आप जानते हैं कि अक्षय कुमार जो आपका हीरो है रुस्तम, वो एक सेलर है एंड ही इज़ कमिंग बैक टू हिज वाइफ जो उसका इंतज़ार कर रही है मुंबई में कहीं। तो वो इमेजरी से गाना निकलता है, उस सीन से गाना निकलता है, वहाँ से लाइन निकलती है कि मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा। इसलिए कहानी सुनना, कहानी के साथ सिंक्रोनाइज होना और वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ये भी एक बात होती है कि मनोज, आपने तो आप इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद भी की है। अक्सर आप ख़बरों में आए हैं कि आपने ये लड़ाई लड़ी है कि जो लिखते हैं, जो लिरिसिस्ट हैं, जो गीतकार हैं, उनको, उनके नाम को भी उतनी ही लोग जाने जैसे कि जानते हैं लोग कि भाई अक्षय कुमार का गाना है, पर गाना अक्षय कुमार का है, लिखा किसने है? क्योंकि पहले वो ज़माना था जब लोग जानते थे कि गाना मजरू का है, ये गाना साहिर का है, शैलेंद्र का है, ये बीच में कहीं खोता गया है। तो इस बात को आपने उठाया और इसके लिए ज़िद भी की कि ये क्रेडिट जो कि आपका हक है वो मिलना चाहिए, और लिरिसिस्ट इसमें पीछे छूट रहे हैं क्योंकि मजबूरी होती है लोगों की। आप काम चाहते हैं, आप कह नहीं सकते, रिवोल्ट नहीं कर सकते। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस देश में आखिरी जाना हुआ लिरिसिस्ट जिसको लोग शक्ल से और नाम से जानते हैं, उसका नाम इरशाद कामिल है। इनके बाद लोग जानते नहीं हैं किसी को, और ये बड़े दुख की बात है इरशाद। और इरशाद को भी इसके लिए काफ़ी वक्त लगा, इरशाद भाई को भी वक्त लगा। मैं आपको बीच में कट कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये एक बहुत पहले मैंने कभी 4 मिसरे कहे थे कि कहीं दीवारों के चर्चे कहीं मीनारों के, कहीं दीवारों के चर्चे कहीं मीनारों के, कभी तारीफ के जुमले इधर नहीं आते, हम तो बुनियाद के पत्थर हैं कई सदियों से और बुनियाद के पत्थर नज़र नहीं आते। बिल्कुल, उनका नज़र आना भी उतना अहम है क्योंकि आपने इतने खूबसूरत गीत लिखे हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि गीत लिखे किसने। अब कुछ लोग हैं जिनको ज़ौक़ है, शौक़ है, तो वो ढूंढते हैं कि गाना किसका लिखा हुआ है। मैं कल भी इरशाद साहब से कह रही थी कि अच्छे गाने सुनती हूँ तो अक्सर ऐसा हुआ कि इरशाद का नाम उनके साथ जुड़ा हो क्योंकि हम ढूंढ के देखते हैं। पर क्या वैसी पब्लिसिटी मिलती है, मिलनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, एक बहुत ही हिंदुस्तान के लीजेंड हुए हैं जिनका नाम सचिन तेंदुलकर है, और वो कई बार फॉर्म से ऑफ भी होते हैं या होते थे जब खेलते थे। तो बहुत सारे पत्रकार उनसे पूछते थे कि कुछ बताइए, आप अच्छा खेल नहीं रहे हैं। तो वो बोलते थे कि मेरा बल्ला बोलेगा जी, तो मेरा गीत बोलेगा भाई जी। मैं अपने नाम को खुद, मैंने वो अच्छा किया काम, मैंने ये अच्छा किया, मेरा ये गीत देखो, मत देखो यार। अगर तुम्हारे दिल को छुएगा ना, तुम खुद जाके देखोगे कि ये है किसका, ये लिखा किसने है यार, ये क्यों उतर गया है, ये क्यों मैं बार बार सुन रहा हूँ, क्यों मैं बार बार सुन रही हूँ, ये कौन है जो मेरी बात कर रहा है, ये कौन है जो मुझे बिना जाने इतना समझ गया है। अब आप मेरा नाम जानिए, मेरा नाम जानिए, मैं कौन सा प्रधानमंत्री हूँ यार। मैं एक सिंपल लिखने वाला, एक राइटर, एक गीतकार हूँ। मेरे गीत अगर आपके दिल में उतर रहे हैं, आपके काम के हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको गीत पसंद नहीं आ रहा तो रेडियो वाले या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर भले मेरे नाम के पोस्टर लगा दें, आप पोस्टर फाड़ देंगे। बिल्कुल। और आप दोनों लोग में एक चीज़ जो है वो कॉमन है कि आप दोनों लोग छोटे शहरों से आए, और जो छोटे शहरों का तजुर्बा होता है, जो कि बड़े शहरों में कहीं लोग छूट जाते हैं, ज़िंदगी को उतना जी नहीं पाते, वैसे तजुर्बे नहीं होते, शायद इतनी खूबसूरती और गहराई से लफ्ज़ों को, एहसास को समझते नहीं, इसलिए वो लफ्ज़ों में नज़र भी नहीं आता। तो उस छोटे शहर ने कितनी मदद की आपकी? रायबरेली, आपने कहा था कभी कि आप वापस जाते हैं खुद को रिचार्ज करने के लिए वहाँ पे। अमेठी रायबरेली मेरा पड़ोसी शहर है, पर हाँ इलाका वही है। हाँ जी। तो आप वहाँ जाते हैं खुद को आप एक नई एनर्जी से भरने के लिए, रिचार्ज करने के लिए। आपको अमेठी की ज़मीन से जो मिला वो कहीं आप और बड़े शहर में होते तो वो एहसास, वो तजुर्बे नहीं होते। नहीं, शायद नहीं मिलता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो खैर, मेरा तजुर्बा अमेठी में पैदा होने का ही है, और इंसान एक ही बार पैदा होता है। मैं एक ही बार पैदा हुआ, तो मैं अमेठी में ही पैदा हुआ। क्या दिया आपको अमेठी ने जो आपको बॉम्बे आके लगा कि वो यहाँ नहीं मिलता? बॉम्बे आपकी स्ट्रगल, आपकी कर्मभूमि है, पर जो आपके साथ एक्सपीरियंस आया वो अमेठी का आया, वो छोटे शहर का आया। अमेठी ने मेरी कलम को स्याही दी जी, और आज तक दे रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि महीने में एक बार मैं वहाँ ज़रूर लौट जाऊँ,
उस मासूमियत के लिए, उस इनोसेंस के लिए जिस तरह लोग वहाँ मुझसे पेश आते हैं, वहाँ मुझे कोई मनोज मुंतशिर जैसा कोई जामा पहन के निकलना नहीं होता। और मैं कहूँ भी लोगों से कि भाई देखो मैं मनोज मुंतशिर हूँ, तो कोई मानता नहीं है। चाय की दुकान पे बैठो, 2 चाय पियो, एक आध शेर सुनाओ और जाओ यहाँ से। सो दिस इज़ हाउ जी। और वो लोगों से वो मिलना और बेसाख्ता मिलना वो बहुत ज़रूरी होता है इरशाद, उन तजुर्बों के लिए, उन एहसास के लिए। आप मलेरकोटला से आपका कनेक्शन है और वो जो पंजाब का इन्फ्लुएंस है वो भी है, उर्दू का भी है, हिंदी का भी है। तो ज़ुबान के मामले में, अब ज़ुबान के धनी हैं और वो नज़र भी आता है आपके गानों में। आपके लिए वो तजुर्बे कितने अहम रहे और गानों में किस तरह मदद करते हैं वो गीतों में? जहाँ तक ज़बान की बात है, मुझे लगता है कोई एक ज़बान आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, एक एवरेज सा लेखक होने के लिए। बहुत अच्छा नहीं है, एक एवरेज सा लेखक होने के लिए कोई एक ज़बान आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और जहाँ तक छोटे शहर या उसकी बात है, तो मैंने कभी लिखा था कि फूल सा तारों सा कोई हम सफ़र मत ढूंढिए, फूल सा तारों सा कोई हम सफ़र मत ढूंढिए, पत्थरों से ही निभाइए दिल जिगर मत ढूंढिए। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, क्या बात। मैं सकूं की खान मेरा शोर से क्या वास्ता, मैं सकूं की खान मेरा शोर से क्या वास्ता, मैं सकूं की खान मेरा शोर से क्या वास्ता, मेरे अंदर गांव है हजरत शहर मत ढूंढिए। क्या बात है, बहुत खूब। तो ये वो मलेरकोटला में जो पंजाब है, पंजाबियत है, वो जो उर्दू है, वो जो मैंने हिंदी पढ़ ली है, वो जो मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी सिखा दी है सोसाइटी ने, वो सारा कहीं ना कहीं एक तालमेल है। और दूसरी बात शायद ये भी है कि अपने डॉक्टरेट के दौरान, पीएचडी के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा। बहुत ज़्यादा पढ़ने की वजह से मैं अलग अलग लोगों से उनकी किताबों के ज़रिए मिल पाया जी, उनके यूसेज ऑफ वर्ड को समझ पाया। जी। इसीलिए शायद मैं कह पाया कि हर लफ्ज़ का एक इतिहास होता है। इतिहास जाने बिना, तारीख जाने बिना उस लफ्ज़ की आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो जस्टिफाइड नहीं होता। मतलब अगर आप उस बारीकी में जाएं। रही बात ये कि इनका अमलगमेशन कैसे होता है, ये कैसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ये कौन से मौके कौन सा लफ्ज़ आता है, ये एक दीगर बात है। ये वो करैक्टर बताता है जो फिल्म का करैक्टर होता है कि वो उस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है या उस तरह के लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता। जी जी। मैं अब आप दोनों से क्योंकि जब आप लिखना शुरू कर रहे होंगे तो आप लोगों के काम पे किसी का असर भी हुआ होगा, या जाने अनजाने आप सुनते होंगे दूसरे लोगों को, शायरों को, गीतकारों को। तो किसका इन्फ्लुएंस, आपने तो साहिर की बात की है, साहिर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा आपके ऊपर। आप बिल्कुल आपने वो कह दिया जो मैं कहना चाह रहा था। और साहिर का इन्फ्लुएंस मुझ पे ही नहीं, लगभग हर लिखने वाले पे, उनके बाद जो आए हैं लोग उन पे रहा है। कुछ लोग ये बात कबूल करते हैं, कुछ लोग कबूल नहीं करते। कुछ लोग ये बात जानते हैं कि वो साहिर के इन्फ्लुएंस में है और कुछ लोग जानते भी नहीं कि वो साहिर के इन्फ्लुएंस में है। जी। और मैं आपको बताऊं नगमा, मुझे जब मैं वापस लौट के देखता हूं तो मुझे लगता है जब सिनेमा में और शायरी में आज का दौर देखता हूं, आज के गाने देखता हूं, अच्छे गाने लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक दौर ऐसा था। मैं आपको एक पोइट्री सुनाता हूं और आप देखिए कि ये उस ज़माने का सुपरहिट गाना था जी। 2 बूंदें सावन की, ये साहिर का लिखा हुआ गाना था कि 2 बूंदें सावन की एक सीपी की गोद में टपके और मोती बन जाए, दूजी गंदे जल में गिर के अपना आप गंवाए, किसको मुजरिम समझे कोई किस पे दोष लगाए। ये फिल्मी गाना है। किसको मुजरिम समझे कोई किस पे दोष लगाए। 2 सखियां बचपन की, पूरा एक जो पोइट्री है इसमें वो आप देखें कि 2 सखियां बचपन की एक सिंहासन पे जा बैठे रूपमती कहलाए, एक सिंहासन पे जा बैठे रूपमती कहलाए, दूजी अपने रूप के कारण गलियों में बिक जाए, किसको मुजरिम समझे कोई किस पे दोष लगाए। जिस साहिर ने, इरशाद भाई, ये लिखा, जो साहिर ये लिखते हैं कि मुझे भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, तुम्हें भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं जी। तो मुझे भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, तुम्हें भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं, मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो जो साहिर ऐसा लिखता है, जो साहिर लिखता है कि मैं फूल टांक रहा हूँ तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आँख मसरत से झुकती जाती है, न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, ज़ुबान खुश्क है आवाज़ रुकती जाती है,
तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। मेरी पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए अज़्ज़ो करम से उठा रही हो तुम। सुहाग रात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, दबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। ऐसे साहिर को सलाम। मैं आज फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं साहिर के कुनबे का एक मामूली सा स्टूडेंट हूँ और ज़िंदगी भर रहूँगा। और वो साहिर जिनका रेंज इतना था इरशाद कि ये वो अगर लिखते हैं कि ना तो कारवां की तलाश है ना हम सफ़र की तलाश है, और दूसरी तरफ वो ये भी लिखते हैं चित्रलेखा में हिंदी कविता के अपमान रचयिता का होगा रचना को अगर ठुकराओगे। तो ये हिंदी भी वो लिखते हैं, वो बाउल गीत भी ले आते हैं, वो आन मिलो शाम सावरे, वो भी शायद उनका ही है, वो भी उन्हीं का ही है, मन तड़पत। तो हिंदी कविता, उर्दू की इतनी बेहतरीन शायरी, साहिर का जो रेंज था उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? कमाल का वो रेंज था। अब उस ज़माने में खैर बहुत सारे लोगों में मिलता था, पर साहिर को कहते हैं कि इतनी उनमें इस बात को वो समझते भी थे कि वो, एक किस्सा है कि लता मंगेशकर से 1 रुपया भी वो ज़्यादा अपनी फ़ीस रखते थे। ये उनमें ये धमक थी साहिर की, और ये उनको अपने बारे में अंदाज़ा भी था कि वो जो हैं वो इररिप्लेसेबल हैं उस दौर में। मुझे लगता है मैं कोई साहिर पे रिसर्च किया हुआ इंसान नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा साहिर के बारे में पता नहीं है। मुझे उतना ही पता है जितना आम आदमी को साहिर के बारे में पता है। वो कितने बड़े शायर थे या कितने बड़े शायर हो सकते हैं, वो एक अलग से रिसर्च का मुद्दा है। और वो किस तरह से लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते थे और किस तरह से उनके हिंदी या उर्दू का एक कम्बिनेशन था। अब वो भी लुधियाना से थे, वो उनको भी पंजाबियत का एक जिसे कहते हैं घुट्टी में मिली हुई थी वो पंजाबियत। वो हिंदी भी थी उनके पास, वो उर्दू भी था, वो अदब भी था, और फिर वो ज़िंदगी भी जी हुई थी एक जो बहुत बड़ा आपका सरमाया होती है। मुझे इस सवाल का सच में जवाब नहीं आ रहा है नमा, क्योंकि मैं साहिर को, मुझे ऐसा लगता है जैसे मनोज ने कहा कि साहिर साहब से मुतासिर होने वाली बात, मुझे लगता है मुतासिर होने से ज़्यादा ख्वाहिश है साहिर बनने की। जी, मुतासिर होना एक और बात है, साहिर बनने की ख्वाहिश होना एक दूसरी बात है कि मैं भी साहिर हो जाऊं और मैं भी लता मंगेशकर से 1 रुपया ज़्यादा। लेकिन उस साहिर ने आप उस क्या दिया ये जानना ज़रूरी है, और हम क्या दे रहे हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। साहिर ने दिया रोमानियत को फ़लसफ़ा, वो रोमानियत जो एक तरीके से उससे पहले तक थोड़ी खोखली थी, उसमें उसने फ़लसफ़ा डाला। उसने इसलिए कहा कि चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाए। जी, तुम्हें उदास सा पाता हूँ मैं कई दिन से, न जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम। वो शोखियाँ, वो तबस्सुम, वो कह कहे ना रहे, हर एक चीज़ को हसरत से देखती हो तुम। छुपा छुपा के खामोशी में अपनी बेचैनी, खुद अपने राज की तशरीह बन गई हो तुम। मेरी उम्मीद अगर मिट गई तो मिटने दो, उम्मीद क्या है बस एक पेश वापश, कुछ भी नहीं। तुम अपने हुस्न की रानाइयों पे रहम करो, वफा फरेब है, वफा तूले हवस है, और कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हारे तगाफुल पे क्यों शिकायत हो, मेरी फना मेरे एहसास का तकाजा है। मैं जानता हूँ कि दुनिया का खौफ है तुमको, मुझे खबर है कि दुनिया अजीब दुनिया है, यहाँ हयात के पर्दे में मौत पलती है। क्या बात। ये साहिर का फ़लसफ़ा है। हमारी राइटिंग में मैं खासकर मैं अपनी बात करूंगा, मैं और किसी, मेरी राइटिंग में कोई फ़लसफ़ा मिलता है? अगर मिलता है तब तो बात है। अगर मैं, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, अगर मैं चिप्स के नाम पे लिफाफे में हवा ही भर रहा हूं जी, तो फिर मैं क्या लिख रहा हूं? आपके पास कहने को क्या है? लफ्जों से कब गाने बने हैं? लफ्जों से कभी गाने नहीं बने दोस्तों। किसी लफ्ज के इर्द गिर्द कोई गाना हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। गाना सिर्फ थॉट होता है, और आपके पास कितने नए थॉट हैं। मुझे तुमसे प्यार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो तो आप भी जानते हैं ना यार। हम टेलरिंग क्यों कर रहे हैं? मतलब एक नाप है, धुन का नाप है, और हमारे पास एक थान है कपड़े का, उसकी टेलरिंग करके हम उसके नाप का, जैसे वो मजू साहब ने कहा था कि कफन होता है, फिर कफन के नाप का मुर्दा ढूंढना पड़ता है। जी, तो
किसमें फलसफा है? किसने दिया फलसफा? हम गीतकार, जो कि मैं मानता हूँ बहुत सारे इंक्लूडिंग मी एक म्यूजिक कंपनी के क्लर्क की तरह काम कर रहे हैं, आप उनसे फलसफे की उम्मीद कर रही हैं? फलसफे की उम्मीद नाजायज है। नाजायज नहीं, जायज है। उसी में दिखाओ, उसी में दिखाओ, उसी में वो बाजार का दबाव भी है, वो तमाम चीजें वो तो रहेगा। वहीं पे दिखाओ कि ये है जी, ये जी, निकली बात जी। पकड़ो अगर किसी के बस की बात है, वही तो बात है, वही तो खेल है। वरना तो लिफाफे में हवा भरने वाली बात है और चिप्स कह के बेचने वाली बात है। बहुत खूबसूरत। और आपने बात की मजरू की, वही मजरू जिन्होंने लिखा जब दिल ही टूट गया, और उसको शायद सहगल साहब उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने जनाजे में बजे उनके, तो वो मजरू भी थे। वो मजरू के ऊपर आप कुछ अगर कहना चाहें, उनके कितनी खूबसूरत गीत। मेरा कहने का मतलब बस ये है कि उन गीतों को हम याद भी करना चाह रहे हैं, जो बहुत ही एक गोल्डन पीरियड था जिसमें इतने सारे नाम हैं। हमने साहिर की बात की, मजरू हैं, निदा फाजली हैं, जो इतने पॉपुलर शायर भी थे, और उसके साथ साथ गीतकार इतने, उनके जो गाने हैं वो इस्तेमाल हुए फिल्मों में कितने। तो जो आपने कहा कि वो खूबसूरती कि जो आपके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो बंदिशें हैं, उसमें आप अपने टैलेंट को दिखा पाएँ और लोग पहचानें कि इरशाद कामिल है, मनोज मुंतशिर हैं, वो आपकी जो काबिलियत है ना, वो छलक के आती है सामने। आपने जो पढ़ाई की और इतना पढ़ा, और जो आपकी जानकारी है वो दिखती है, वो अलग बनाती है आपको लोगों से। आप मजरू के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं एक बात कहूँगा कि मजरू साहब इस दुनिया के, हिंदुस्तान के अकेले शायर हैं जिन्होंने अपना नाम किसी फिल्मी गाने में बाकायदा इस्तेमाल किया है। अभी इरशाद भाई बता रहे थे कि कामिल था और कामिल हटाना पड़ा, हालांकि बाद में इन्होंने बड़े स्मार्टली कामिल लगा भी लिया। लेकिन मजरू साहब, अब ये भी एक रिसर्च का विषय है, आप उठा के देख लें जितने गाने आज तक इस देश में बन चुके हैं। और आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या किसी गाने में किसी शायर का नाम आपको आज तक सुनने को मिला? बताएं। काबिल किससे प्यार के ज्यूं वीणा के तार, छेड़ो तो मन प्राण में कर देते झनकार, उस्ताद अंदीवास। क्या बात है, वाह। उस्ताद दिवस। तो अब देखिए इन्होंने कामिल कामिल करते जाइए प्रीत रीत की बात, प्रीतम चाहे छोड़ दे प्रीत ना छोड़े साथ। तो चलिए दो लोग हो गए, एक मजरू साहब, एक इरशाद कामिल। मजरू साहब कहते हैं हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। उसमें वो मक्ते का शेर है कि मजरू लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। जी। और आप देखें मजरू साहब के ऊपर जिस तरह के अत्याचार हुए हैं बहुत कम लोगों पे हुए हैं। क्योंकि जिक्र निकला है तो मैं कह रहा हूँ, ये वो शायर था जो लिखता था कि हमको जुनू क्या सिखलाते हो, हम हैं परेशान तुमसे ज़्यादा। हमको जुनू क्या सिखलाते हो, हम हैं परेशान तुमसे ज़्यादा, फाड़े होंगे हमने रकीबों चार गिरेबां तुमसे ज़्यादा। जी जी जी। हमको जुनू क्या सिखलाते हो, हमें परेशान तुमसे ज्यादा, फाड़े होंगे हमने रकीबों चार गिरेबां तुमसे ज्यादा। जाओ तुम अपने बाम की खातिर सारी लवें शम्मों की कतर लो, जाओ तुम अपने बाम की खातिर सारी लवें शम्मों की कतर लो, जख्म के महरो माह सलामत जश्न चरागां तुमसे ज्यादा। क्या बात है। ये वो मजरू हैं जिनको कभी किसी दौर में आके ये लिखना पड़ा कि CAT कैट, कैट माने बिल्ली है मतलब इसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो मजरू साहब को बड़ा खूबसूरती थी, क्योंकि देखिए वो आम फहम लफ्ज़ों की जो बात मैंने की थी, इससे याद आया कि वो भी मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी। तो वो इस तरह के गीत भी लिखते थे बड़े गीतकार, और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे। यही तो बड़ा होना है, जैसा कि इरशाद भाई ने भी बताया कि जो आपको अब कूजे में दरिया समेटना है, अब आपका कुल्हड़ इतना ही बड़ा है, आपको बड़ा कुल्हड़ नहीं दे सकते, तो इस कुल्हड़ में दरिया भर के दिखाओ अगर हुनर है तो, जो ये करते आ रहे हैं और कई बड़े लोगों ने किया। जी, जैसे जानिसार अख्तर का नाम मुझे याद आ रहा है, इतने बड़े शायर, और उन लोगों ने इतने बड़े शायर होने के बावजूद ये नहीं कि वो फिल्मी गीत नहीं लिख पाए, बड़ी खूबसूरती से और अपने अंदाज में लिखा। आप यूँ फासलों से गुजरते रहे, तो बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत खूबसूरत शायरी है। ऐसे तमाम लोग हैं। D.N. मधोक का मुझे इसलिए याद आ रहा है कि कहा जाता है कि जो कोलोकियल लैंग्वेज है, जो लोक शैली है, वो उन्होंने फिल्मों में बहुत लाया। तो लोक शैली पे आप कुछ इरशाद कहना चाहेंगे? मुझे लगता है लोक शैली में D.N. मधोक से ज़्यादा शैलेंद्र साहब का हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोक गीत, जो लोक लहजा शैलेंद्र साहब लेके आए हैं, मुझे लगता है उनसे ज़्यादा कोई नहीं लेके आया है। अब ये गीतकार जिनकी हम बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कि हम आप लोग कहाँ तक पहुँच रहे हैं इस बातचीत में, पर चलिए हम आपको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन तीन गीतकारों में, साहिर में, मजरू में, ये शैलेंद्र में फ़र्क क्या है? ये क्यों बड़े हैं?
और एक ही दौर के गीतकार हैं और तीनों बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि साहिर साहब ने रोमानियत में फ़लसफ़ा डाला, समाजवाद जिसको बोलते हैं, सोशलिज्म जिसको बोलते हैं, वो रोमानियत में लेके आए। मजरू साहब से बड़ा उनके वक्त में अदब में भी उतना पक्का इंसान नहीं था, अदब में भी उतना पक्का वज़न का, बहर का। आप मजरू साहब के गाने सुनिए, आपको एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार ये तो गाने वाले ने जल्दी से गा के इसका वज़न पूरा किया हुआ है या इसको डिले करके पूरा किया हुआ है। वो उतना ही है, वो उसी तरह से है, उसी अंदाज में है। तो उनकी जो एकेडमिक नॉलेज है, मजरू साहब के कितने शेर हैं जो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, एक किसी शायर के अगर 20 से ज़्यादा शेर आम जनता बोलने लग जाती है तो वो शायर महान हो जाता है। और मजरू साहब से कम 40 शेर ऐसे होंगे जो हमें ऐसे याद होंगे और हमें पता नहीं होगा ये मजरू साहब का शेर है। और शैलेंद्र साहब जहाँ तक है, शैलेंद्र साहब ने लोक शैली का एक सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, लोक शैली को वो लेके आए। वो अपनी जगह पे एक मजबूत ज़मीन पे खड़े थे। और आज हम जैसे जो गीतकार हैं उनको तो पता ही नहीं है कि हमारी ज़मीन क्या है। हमारी ज़मीन तो कोई और तय कर रहा है जी। कोई एक अपनी ज़मीन होती है ना, जहाँ से आदमी आता है, कोई एक अपना लहजा होता है, कोई बात करने का तरीका होता है। आपकी शख्सियत क्या है? आपकी शख्सियत ही तो आप हो, आपकी शख्सियत हो आप, उसके अलावा तो आप कुछ नहीं हो। तो वो राइटिंग में कैसे दिखती है, वो किस तरह से आती है, उसका किस तरह से कह लीजिए एक इम्पॉर्टेंस होती है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक शैलियों की बात है, वो वक्त के साथ साथ भाषा भी, ज़बान भी, बोलने का तरीका भी, कहने का अंदाज़ भी बदलता रहता है, लेकिन हर बार अंदाज़ और होता है हर एक आदमी का। गालिब का बहुत मशहूर शेर है, मुझे लगता है ये तो अब उस मतलब जनगण मन की तरह का शेर है ये तो, कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि अगर मान लीजिए गालिब साहब ने ऐसा कहा होता कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है एहसास बयां, और तब भी वजन और बहर और कोई बात तो कम नहीं होती, शेर मुकम्मल होता। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि गालिब का है एहसास बयां? और क्योंकि हमारे एहसास एक से हो सकते हैं, अंदाज एक से नहीं हो सकते। जी मनोज, आप इस पर कुछ जोड़ना चाहेंगे? जो मैं इनकी बातों में सिर्फ इतना जोड़ना चाहूँगा कि ये कितनी दुरुस्त बात इन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि अगर हम टेक्निकलिटीज़ में बहुत फंसे रहते हैं, अच्छी बात है और फंसना भी चाहिए, होना भी चाहिए, कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि टेक्निकलिटीज़ के ऊपर हमेशा इमोशन को प्रधानता देना, उसको ज़्यादा अहमियत देना, यही सच्ची और बड़ी शायरी का सबसे बड़ा डीएनए है। तो ये गालिब के यहाँ भी इसका एक एग्जाम्पल मिलता है कि क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब का कोई शेर ऐसा हो जो बहर से खारिज हो? ये मान सकते हैं? मतलब यहाँ बैठा हुआ इतने बड़े बड़े अदब के चाहने वाले बैठे हैं, इसका जवाब हाँ होगा या ना होगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि मिर्ज़ा गालिब ने जानबूझकर बहर से खारिज शेर कहे हैं जो फ़ाइलातुन पे फिट नहीं बैठते। एक शेर है उनका जो बड़ा मशहूर है कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, जनगण मन की तरह ही मशहूर है कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जो शायरी समझते हैं टेक्निकलिटी, वो ये बात जानते हैं कि ये पहला वाला मिसरा बहर में है ही नहीं, क्योंकि वहाँ आधे ला की जगह और भी है, दिल्ले नादा की जगह है। तो जानबूझ के मिर्ज़ा गालिब जैसे शख्स ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, यहाँ जो कथन है, जो बात कही जा रही है, वो बहुत बड़ी है, वो कनेक्ट हो रही है। तो अगर थोड़ा बहुत टेक्निकलिटीज़ पे हम मार खा रहे हैं तो चलो ऐसा ही सही। और ये शेर दीवाने गालिब में है, ये उस दीवाने गालिब में है जिस दीवाने गालिब में गालिब के सबसे बड़े शेरों में से एक गालिब का शेर था जो दीवाने गालिब में आपने नहीं पढ़ा होगा। वो शेर था नगमा के, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पा पाया।
इसका आप ताली बजाएं तो इसका मतलब मैं बताऊं आपको। ताली बजाने का मकसद क्या, आप सब जागे हुए तो हैं, जागे रहिए, सुबह का वक्त है तो आपको हम जगा भी रहे हैं बीच बीच में, और हौसला अफजाई होती रहेगी तो बातचीत अच्छी होगी। वैसे कहा जा रहा है कि सेशन का वक्त जो अब खत्म हो रहा है, पर मेरे ख्याल से 5-10 मिनट तो और वक्त होगा, तो आप ये बात पूरी कर लें। पर 1-2 सवाल जो मैं पूछना चाहती थी वो जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये शेर जो इतना बड़ा शेर था कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्का को एक नक्शे पा पाया, कि यार ये जो ख्वाहिशें हैं इसका दूसरा कदम मैं कहाँ रखूं, क्योंकि जितनी संभावनाएं थी उनको तो मैंने एक कदम में पार कर लिया। ये मिर्ज़ा गालिब कहते हैं जी। ये जावेद अख्तर साहब के परदादा शायद, जिन्होंने ये दीवाने गालिब को एडिट किया था, उन्होंने बोला यार असद ये शेर मत रखो दीवाने गालिब में। तो गालिब ने बोला अच्छा क्यों? यार देखो ये जो दूसरे मिसरे में एक वर्ड आता है ना, नक्शे पा पाया, पा पाया, पा पाया, साउंड अच्छा नहीं है, पा पाया अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। ये उर्दू की खासियत है दोस्तों, एक ऐसी ज़बान जिसने इतने बड़े शेर को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि ये फोनेटिक्स पे सही नहीं बैठ रहा था, और ये मिर्ज़ा गालिब ने कबूल किया। तो ये जो जश्न अदब यहाँ मनाया जा रहा है नगमा, ये इसलिए भी बड़े काबिल गौर चीज़ है, और ये इसलिए भी हम सबको बड़े दिल से इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि हम उर्दू का जश्न मना रहे हैं। ये उस ज़बान का जश्न है जिससे खूबसूरत बोली जाने वाली ज़बान इस धरती पे दूसरी कोई नहीं है जी। और जो हिंदी फिल्में हैं उन्होंने इस ज़ुबान को ज़िंदा रखने में बहुत अहम रोल अदा किया है, क्योंकि गाने के ज़रिए उर्दू जो है वो ज़िंदा रही है। हालांकि यहाँ उर्दू हिंदी तमाम बात हो रही है, और जो मौजूदा दौर है फिल्म इंडस्ट्री का, उसके बारे में उस पर मैं लौटना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो बात की साहिर की, हमने बात की मजरूह की, गालिब की बात हुई, वो तमाम लोग फिल्मों में इस्तेमाल हुए। आज के दौर में जावेद अख्तर साहब ने शायद कहीं पर कहा था, मैंने सुना था, मेरे जहन में ये बात है कि साहिर जैसे लोग आज के दौर में होते तो बेरोज़गार होते फिल्मों में उन्हें। आप इरशाद भाई बताएंगे इस बारे में। यकीनन होते, यकीनन होते, क्योंकि वो शायर है, वो समझौतेबाज इंसान नहीं है। शायर समझौतेबाज हो नहीं सकता, ये उसकी दिक्कत है, वो समझौता कर नहीं सकता। हम लेकिन मैंने जैसा कि पहले कहा कि आपको अगर मौका मिले, आपको कोई सामने वाला फुल टॉस गेंद मार ही दे, तब तो छक्का मारना आपका, जिसे कहते हैं, फर्ज है ना। वो तो अगर आप वहाँ छक्का नहीं मार रहे हैं, इसका मतलब आप में कोई दिक्कत है। बड़ा हालांकि मुझे ये आदत नहीं है कि ऐसा किया मैंने, ऐसा किया कहने की। अभी मॉम पिक्चर आई थी मेरी रहमान सर के साथ, उसमें एक गज़ल है जी। आज के दौर में कौन गज़ल डालता है? अभी उससे पहले मेरी एक पिक्चर आई थी कोई 3-4 साल पहले, तुम मिलो तो सही जी। उसमें गज़ल है। गज़ल का मकता ये था कि वो जो बेखौफ मोहब्बत का हुनर देता है, वो जो बेखौफ मोहब्बत का हुनर देता है, हाँ वही शख्स बिछड़ने का भी डर देता है। क्या बात है, मैं पता कोई लिखूं देख अजब कासिद है, मेरा हर खत वो फकत तेरे ही घर देता है। प्यार भर देता है उड़ने की तमन्ना दिल में, प्यार भर देता है उड़ने की तमन्ना दिल में, और फिर पंख भी पत्थर के वो कर देता है। मेरे हिस्से के खुदा गम तो मुझे मिलते हैं, शेर सुनेगा। मेरे हिस्से के खुदा गम तो मुझे मिलते हैं, मेरे हिस्से की तो सब खुशियां किधर देता है। तो जब आपको मौका मिले, जब आपको लगे कि यहाँ पे यार आधी लाइन में कुछ कहा जा सकता है, वो भी मौका है। ज़रूरी नहीं है पूरे गाने में ही कुछ कहना है। जब से गांव से मैं शहर हुआ, इतना कड़वा हो गया कि जहर हुआ। जहां आपको मौका मिले आप कहिए। अगर आपके पास कुछ कहने को है, अगर वाकई आपके अंदर कोई विचार, कोई थॉट, कोई बात पल रही है, तो आप वहाँ पे खेलिए। आज के भी दौर में मुझे ऐसा लगता है। और रही बात जो आपने पूछा कि साहिर साहब बेरोज़गार होते हैं, मुझे लगता है साहिर साहब कहाँ लिखते यार, तूने मारी एंट्रियाँ और दिल में बजी घंटियाँ। पर
पर अच्छी खूबसूरत बात यह है कि तूने मारी एंट्रियाँ, दिन में बजी घंटियाँ भी है, तो तेरे संग इश्क तारी भी है, और मनोज मुंतशिर भी हैं जो बेसब्रियाँ भी लिख रहे हैं, तो सब कुछ चल रहा है साथ साथ, तो गुंजाइश है। और आप जैसे कह रहे हैं कि जहाँ मौका मिले फुल टॉस गेंद हो अगर तो छक्के लगाइए आप, वरना आप में कमी है। तो ये समझौते भी करने पड़ते हैं मगर मौके भी मिलते हैं। मनोज, ये दौर फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा दिलचस्प है, बहुत सारी चीज़ों की गुंजाइश फिर भी है एक साथ। मतलब वो लोग भी हैं जो बेहतरीन लिख रहे हैं और वो लिख सकते हैं और कमांड कर सकते हैं कि ये लिखना है, क्योंकि हम ख्वाब देख रहे हैं जी। क्योंकि हमारी आंखों ने एक ज़िद पकड़ ली है कि ठीक है, आज वक्त साजगार ना सही, आज शायरी जहाँ होनी चाहिए थी, जिस मेयार पे होनी चाहिए थी वहाँ ना सही, लेकिन एक दिन हमारा आएगा, एक दिन फिर हम वहीं खड़े होंगे जहाँ हम नहीं, हमारा कोई और आने वाले वक्त में कोई और मनोज मुंतशिर, कोई और इरशाद कामिल, वो अपनी शर्तों पे साहिर की तरह लिखेगा और ऐसा होगा। आप दोनों शायरी को वापस फिल्मों में लाने में काफ़ी अहम रोल अदा कर रहे हैं। तब शायरी जो है वो फिल्मों में रहे, और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो जो मेरी ज़ाती ख्याल है, आप में से बहुत लोगों को समीर पसंद होंगे, पर वो जो बीच का दौर था 70s और 80s का, उससे कहीं ज़्यादा उसमें भी अच्छे गाने बनते थे, पर अब बहुत सारे इस तरह की इस चीज़ें वापस आ रही हैं। अब गलतियां करने का सबको हक है ना, तो हमने कर दी तो कर दी यार, उसमें क्या है। और अब उसको सुधार भी रहे हैं। हाँ, बहुत सारी गुंजाइश है। आप शायरी लाने की गलती जी शायरी लाने की गलती तो आप दोनों ने जो शायरी लाने की गलती की है और उसको जगह भी मिल रही है, इस पर आप कुछ बताएंगे कि आपको कितनी आज़ादी मिल रही है इसकी, और कितनी गुंजाइश है और मेहनत करनी पड़ती है आपको कि शायरी और ओरिजिनल शायरी, आपकी लिखी हुई चीज़ें वापस फिल्म में इस्तेमाल हों। हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसे, मैं एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करूँगा। ये गलियाँ के पहले की कहानी है। इरशाद भाई के दोस्त हैं पुराने, नीरज पांडे जी, उनकी फिल्मों के लिए इरशाद भाई ने गाने भी लिखे। मैं नीरज पांडे, ये गलियाँ के बाद तो चलो तब भी लोगों ने थोड़ा बहुत जान लिया कोई मनोज मुंतशिर है। नीरज पांडे यहाँ आने वाले थे, वो आए नहीं, पर ये वाक़या आप तक पहुँचना चाहिए कि मैं एक दिन उनसे ऐसे ही मिल गया, कहीं 10-15 मिनट की एक मुलाकात हुई, और मैंने उनको एक नज़्म सुनाई जो मैंने कभी अपने कॉलेज के दौर में लिखी थी। वो नज़्म बेबी फिल्म में अक्षय कुमार पे पिक्चराइज होके आई, और मैं नीरज से कहता रह गया कि आर यू श्योर कि आपको ये नज़्म, अभी इरशाद भाई ने बोला कि गज़ल कौन डालता है फिल्मों में, तो मैंने कहा कि आप चाहते हैं कि ये आए, तो उन्होंने कहा हाँ, मेरी तो ज़िद है कि ये जो नज़्म है ये फिल्म में आनी चाहिए। और वो फिल्म में नज़्म है, वो नज़्म थी कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर ऐसी कोई शाम नहीं जब मैं आवारा सड़कों पर तेरा इंतज़ार नहीं करता। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मैं 1 मिनट और लूँगा कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर ऐसी कोई शाम नहीं जब मैं आवारा सड़कों पर तेरा इंतज़ार नहीं करता। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, दिल से ये कहता रहता हूँ, पर तेरी सांसों में छुप के सांसें लेता रहता हूँ। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर शहर में जिस दिन तू ना हो ये शहर पराया लगता है। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर शहर में जिस दिन तू ना हो ये शहर पराया लगता है। हर फूल लगे बेगाना सा, हर शजर पराया लगता है। वो अलमारी कपड़ों वाली लावारिस हो जाती है, ये पहनूं या वो पहनूं ये उलझन भी खो जाती है। मुझे ये भी याद नहीं रहता कब दिन डूबा कब रात हुई। अभी कल की बात है, घंटों तक मेरी दीवारों से बात हुई। जो होश जरा सा बाकी है, लगता है खोने वाला हूँ। अफवाह उड़ी है यारों में, मैं पागल होने वाला हूँ। मैं तो उससे प्यार नहीं करता। बस आखिर में एक बहुत छोटा सा जवाब आप दोनों से चाहूँगी कि एक वो दौर था जब लफ्ज़ बहुत अहम थे और आप कोई गीत सुनते थे तो उसके लफ्ज़ साफ साफ सुनाई देते थे। अब जो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, रिकॉर्डिंग्स बेहतर हुई हैं, सब चीज़ें हैं, पर कई दफ़ा म्यूज़िक जो है वो इतना हावी होता है कि लफ्ज़ सुनाई नहीं देते। ये परेशानी, ये उलझन, कुछ गाने ऐसे भी हैं और लफ्ज़ कहीं खोते से जा रहे हैं, उनकी अहमियत उतनी ज़्यादा रही नहीं। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि अगर लफ्ज़ अच्छे ना हो तो वो गीत आपके साथ बहुत दिनों तक नहीं रहते हैं। आप दोनों से इस पर कहना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि गाने 2 तरीके के होते हैं। एक गाने सुनने के होते हैं और दूसरे गाने नाचने के होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो नाचने के गाने होते हैं उनमें लफ्ज़ सुनाई नहीं देते क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते, आप नाचना चाहते हैं। तो ये बहुत जस्टिफाइड बात है उन गीतों के साथ जिनके साथ आपने नाचना है। आप नाचना चाहते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि कुछ गाने सिर्फ और सिर्फ डिस्क के लिए, शादियों के लिए या पार्टीज के लिए बनते हैं,
पार्टीज में जो ज्यादातर होती है यूथ की, कोई शायरी पे डिस्कशन के लिए नहीं बैठता है, वहां सिर्फ नाचने के लिए ही आती है। तो वो, और दूसरे ऐसा भी होता है, बहुत सारे गाने ऐसे भी होते हैं कि अगर आप उनके लफ्ज सुन भी ले तब भी कोई जिंदगी में बहुत ज्यादा कुछ होने नहीं वाला है, अगर ना सुने तब भी कुछ नहीं होने वाला है। तो बेहतर है संगीत ही सुनो यार। जी मनोज, आप ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं ये ऐड करूंगा कि बड़े से बड़ा नचैया, बड़े से बड़ा पार्टी एनिमल कितनी देर नाच सकता है? आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, इससे ज़्यादा तो किसी में कैलिबर और स्टेमिना होता नहीं है। लेकिन जो रोमांटिक गाने हैं, जो अच्छे गाने हैं, जो शब्दों जिनमें शब्दों की प्रधानता है, वो गाने इसलिए जिंदा रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो गाने आप 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे भी सुन सकते हैं और आप प्यार से सुनते हैं उन्हें। सही, ज़रूर ज़रूर। और आप दोनों से वक्त हमारा ख़त्म हो गया है। रंजीत को मैं देख रही हूँ स्टेज पे, अगला सेशन नंबर 1, बस मेरी ख्वाहिश है कि आप दोनों एक कोई अपना ऐसा गीत, आप तमाम तरह के गीत लिखते हैं, जो आपने ऐसे गीत लिखे जिस पर नाचा गया हो और वो जो लोगों के साथ रहा हो, आप एग्जाम्पल देना चाहेंगे कुछ अपने ऐसे गीत का? जो नाचा गया हो और लोगों के साथ रहा हो, ये 2 अलग अलग किस्म के गीत है ना, एक नाचने वाले, एक सुनने वाले। मुझे लगता है मैंने नाचने वाले गीत कम लिखे हैं। हाँ। लिखे हैं अभी तो पिया मोरे मेरा काफी ठीक ठाक सा, वो बादशाहों में एक गाना था, पिया मोरे भोले भोले मूव योर बॉडी हौले हौले जी ले चले जहां तू तेरे साथ जाना है। मुझे अगर अपना एक गीत कोट करना है तो मैं MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में मेरा एक गाना था, बेसब्रियां, बिल्कुल, रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे, क्या सोचना है जाना कहाँ, जाएं वहीं ले जाएं जहाँ, बेसब्रियां। इसका एक अंतरा था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्या ये उजाले, क्या ये अंधेरे, दोनों से आगे हैं मंजर तेरे। क्या बात है। ये मनोज मुंतशिर आपको दे रहा है, आप संभाल पाएं तो संभाल लें। बिल्कुल। कि क्या ये उजाले, क्या ये अंधेरे, दोनों से आगे हैं मंजर तेरे, क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशाले हैं अंदर तेरे। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद, मुझे पता नहीं यार, मेरे कोई गाने ज्यादा अच्छे होते नहीं है, ऐसे ही आपने आपने सुने जो हुए आपने हैं, इतने छोड़ो। सारे लिखे, उसमें से कोई आपका पसंदीदा जो आपके साथ, आप जाहिर है कि इंसान अपने सारे बच्चों को बराबर प्यार करता है, पर फिर भी नहीं, अच्छा गाना मैं लिखने वाला हूँ, कभी जिंदगी में जरूर लिखूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, बहुत शुक्रिया आप तमाम।